मैंने शादी की रात शौहर को अपने करीब नहीं आने दिया क्योंकि मैं किसी और को प्यार करती थी। मैंने शौहर को बता दिया। वो पेंटू सा था। मेरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए और वो कुछ ना बोला और जायनमाज बिछाकर ज़ारो कितार रोने लगा। मुझे उस पर जरा भी तरस ना आया और मैं सो गई। एक दिन उसने मेरे हाथ में कुछ कागजात थमा दिए और कहा, इसको सुबह खोलना। सुबह जब उठी तो वो कागजात देखी तो मेरी जान निकल गई, मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि उसमें अपनी शादी होते ही मैं गांव में 10 घंटे बस का सफर करके पहुंची थी। दुल्हन बने रुखसत होते ही मुझे बस का सफर करना पड़ा। पूरा सफर मैंने खामोशी से किया था। गांव में अपने ससुराली घर पहुंचकर मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी BA पास लड़की थी और मेरे वालिदैन ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक गांव के किसान से कर दी। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर ना रोती तो और क्या करती। मेरे दिल में कोई उमंग नहीं थी, बस अफसोस था, तकलीफ थी, आंसू थे, गम था। जब मेरा शौहर गुलाम मोहम्मद मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर हद दर्जा नागवारी सी छा गई थी। मैंने उस पर एक उचटती नजर डालकर हटा ली। सफेद शलवार कमीज पहने, उस पर बड़ी बड़ी मूछें, बिल्कुल पेंडू सा लग रहा था। मुस्कुराने से उसकी बत्तीसी पूरी नजर आ रही थी। मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे बड़ी महवियत से देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बुरा सा लग रहा था। वो मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। मुझसे कहने लगा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। मैंने उसकी बात सुनकर एक तीखी नजर उस पर डाली और कहा, और मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे एक जाहिल, गवार और पेंडू शौहर मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। कुछ वो था भी जरा सा सांवला। उसके आगे के 2 दांत भी जरा से बाहर को दिखाई देते थे। वो शायद मुझसे इस किस्म की खरी बात की तवक्को नहीं रखता था। मेरे अंदर तो पहले से जहर सा भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने पर भी मेरे खालाजाद से मेरी शादी कर दी, जो गांव में किसान था। वालिदैन का कहना था कि लड़का शरीफ और नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी का दारो मदार अच्छे, नेक और कमाऊ तक होता है? क्या मेरी दिल की खुशी कोई अहमियत नहीं रखती थी? मेरे अंदर मनफी सोचों का यलगार सब भरा पड़ा था। ऐसी जलन थी मेरे अंदर कि मेरा लहजा, मेरे लफ्ज मेरे इख्तियार में नहीं थे। मेरा जी चाह रहा था गुलाम मोहम्मद पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से तके जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है ज़ारा, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीजें मर्जी से नहीं लेने दी? उसे लगा कि जैसे बचपन में मेरी वालदा मुझे मेरी पसंद से चीजें लेने के बजाय मुझ पर अपनी पसंद मुसल्लत करती थी और मैं बाद में अपना गुबार सबके साथ निकालती थी। अब भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने सख्त तेवर अपना लिए। अगर चीजों की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल सूरत है, ना ही आला तालीम। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब बात मेरे ज़ब्त से बाहर की थी। मैं रोने लगी। वो चुप सा हो गया। उसका चेहरा बुझ सा गया था। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी ये बात सुनकर वो ताज्जुब से मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, ज़ारा, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तुमसे 1000 दर्जे अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आंखें लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था, मैं एक लड़के की मोहब्बत में मुब्तला थी जिससे मेरी दोस्ती कॉलेज आते जाते बस स्टॉप पर हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं से पहले हमारी नजरों का तबादला हुआ। उसके बाद फोन नंबर दिया। बाकी की मोहब्बत फोन पर परवान चढ़ी थी। मैं अब भी अपनी किस्मत को रो रही थी। जब गुलाम मोहम्मद वॉशरूम से बाहर आया, आंखें मुतरम सी थी, चेहरा पानी से गीला था, शायद रो कर बाहर आया था। उसने मुझसे नजरें हटा ली और सामने रखे जाए नमाज को बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वॉशरूम चली गई। जब मैं सादा लिबास में बाहर आई तो वो जमीन पर चादर बिछाए तकिया रखे लेट चुका था। मैंने भी शुक्र किया था। मैं बेड पर लेट कर सो गई। बहुत से दिन गुजर गए। ना मैंने गुलाम अली से कोई बात की थी, ना ही उसने मुझसे। वो सुबह होते ही खेतों में चला जाता। शाम को थक हार कर पहुंचता। उसके मट्टी और खाद से गंदे कपड़े और चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मेरा जी उबने लगता। मैं उसे बड़ी हकारत से देखकर मुंह फेर लेती। मेरे चेहरे की नागवारी भांप कर वो कमरे में चला जाता। नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी थी कि सबके सामने मुझे उसके साथ खाना खाना पड़ता था। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाएं। गुलाम मोहम्मद के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था।
चंद दिन तो मैं आधी रोटी खाकर ही उठ जाती। गुलाम मोहम्मद शायद मेरी नागवारी समझ गया था। मैं पेट भरकर खाना खा सकूं, इसलिए वो आधी रोटी खाकर उठ जाता। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि वो सुबह का गया शाम को लौटता है, भूखा प्यासा गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता है, और रोटी भी उसे पेट की नसीब नहीं होती। मुझे तो बस अपनी अधूरी रह जाने वाली ख्वाहिशात पर हर वक्त कलक रहने लगा था। मुझे बार बार अजहर का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फोन था वो भी मेरी वालिदा ने वापस ले लिया था, और यहाँ बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं सारे लिहाज तर्क करके गुलाम मोहम्मद से मैंने कहा कि वो मुझे अपना फोन दे, मुझे अजहर से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी उरूज पर थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीनकर अजहर का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। अजहर भी मेरी वजह से बेहद परेशान था। मैंने उसे रो रो कर खुद पर होने वाली ज्यादती का जिक्र किया जो मेरे वालिदैन ने मुझ पर की थी। गुलाम मोहम्मद की मौजूदगी का भी मुझे कोई पास न था। वो खामोशी से चादर जमीन पर बिछाए लेट गया। मैं काफी देर अजहर से बात करती रही। फिर तो मैंने तमाशा ही पकड़ लिया। रोज मैं गुलाम मोहम्मद से फोन लेती और अजहर से बातें करती। अजहर मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे थे। गुलाम मोहम्मद सो चुका था। मैं कमरे से निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं अजहर से बात कर सकूं। सहन में हमारे घर कोई नहीं सोता था, सब अपने कमरे में ही थे। मैं सहन में खड़ी होकर अजहर से बात करने लगी, लेकिन यकदम मुझसे किसी ने फोन छीन लिया। मैंने बरजस्ता देखा तो मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बेशरम औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शौहर के होते हुए यार पाल रखे हैं। न जाने वो कब से मेरी बातें सुन रहा था। वो जिस कदर बुलंद लहजे में बोल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। गुलाम मोहम्मद भी आंखें मलता हुआ सहन में आ गया। क्या बात है, तुमने क्या शोर मचा रखा है? गुलाम मोहम्मद ने मेरे देवर को सख्त लहजे में कहा। मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा अब तो मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छा है, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कर दिया। कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाजत से करती है। खबरदार जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया या उसके पाकीज़ा किरदार पर उंगली भी उठाई तो। चंद जुमलों में ही सबको वो समझा चुका था। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मुझे इस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आकर उससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर एतबार करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बात करती हूँ। मैं यहाँ से वापस चली जाती। मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी अजहर से करवानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी। मैं गुस्से से उसे कह रही थी। वो कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली न उठा सके। 2-3 दिन में तुम्हें खुद शहर लेकर जाऊंगा। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है, मैं खुद पर इल्जाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भिजवा दूंगा। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर पहली बार मैं लाजवाब हुई थी। वो कम तालीम याफ्ता था, अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे थे, लेकिन मैंने अपने आप को झटका और अजहर को सारी बात बता दी। वो तो सुनकर खुश हो गया। कहने लगा, तुम शहर में आ जाओ और अपने कजन से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना। बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। चंद दिन बाद ही मैं गुलाम मोहम्मद के साथ चली गई। अजहर के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा कि अब तुम जाओ, मुझे तलाक भी दे दो। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं। मैं अजहर से निकाह कर लूंगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के गलीज लफ्जों को मुंह पर नहीं बोल सकता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, मैं कागजी कार्रवाई कर दूंगा। कल तक इसी पते में तुम्हें तलाक भी दूंगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अजहर ने ही खोला था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं घर दाखिल हो गई, लेकिन घर में उसके घर वाले नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था वो मेरे बारे में सब कुछ अपने